8-9 मंथ। तो ये हमारे एकदम फैमिली बन गए हैं। कोई बीमार होता है तो सब एक दूसरे का हाल चाल पूछ लेते हैं। ओके, सो या तो मैं महेश जी, स्वाति ने हमें महेश जी से इंट्रोड्यूस कराया और स्वाति की गले की हालत बहुत खराब है आज। तो मैं महेश जी को उनकी तरफ से और हमारे सबकी तरफ से वेलकम करती हूँ। ये बहुत ही ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं HIV के साथ, HIV पेशेंट्स के साथ, उनके बच्चों के साथ स्पेशली। सो उनके बारे में जितना कहें उतना कम है। और आज उनके यहाँ आने का मकसद सिर्फ उनके काम या उनको सुनना नहीं है, हमें उनके फाउंडेशन को सपोर्ट करना है। हम जो भी हमारे तरफ से हो सके हम जरूर से हमारे उनके फाउंडेशन को हमारा कंट्रीब्यूशन दे। पहले हम जान ले कि वो कौन है। तो मैं एक छोटा सा वीडियो उनको जब प्रेसिडेंट्स अवार्ड मिला था तो उनके बारे में छोटा सा एक वीडियो में प्ले करती हूँ। उसके बाद हम महेश जी के बारे में बोलेंगे। उनका टेड टॉक है, अगर जो टेड टॉक सुनते हैं तो आप टेड टॉक में उनके बारे में सुन सकते हैं। बहुत ही बैंड्रा टेड टॉक मैंने अभी उनका सुना तो उनसे भी उनके बारे में भी बहुत कुछ पता चला। उनका खुद का चैनल है महेश फाउंडेशन। Please go through the channel, everybody, and you will know more about him after this whenever you feel like. So today I'll be sharing a small video. Wait. Just a minute. Can you see? Share. जला रहा हूँ, धागा जल जा रहा है। प्लीज आप लोग करना पड़ेगा उसको। So here we welcome Mahesh Jadhav ji with a small video on him. That's not very clear. Yeah, it's coming, Auntie. It's not started. Okay. Oh, why is it not starting? Just give me a minute. There it is. आपने महेश जाधव फाउंडेशन की स्थापना की, जो एक बालक संरक्षण गृह का संचालन करता है, जिसमें लगभग 40 HIV पॉजिटिव अनाथों को आश्रय, भोजन, वॉल्यूम मधुमिता, शिक्षा प्रदान की जाती है। से 3200 HIV पॉजिटिव लोग सकारात्मक रूप से increase the volume and start again, Madhumita. सेवा के लिए आपको ये This is a full volume. No, it's not full volume. Full volume नहीं, वॉल्यूम को दबाओ। हाँ, अभी इसको बढ़ाओ, इसको बढ़ाओ। हाँ। आपने महेश जाधव फाउंडेशन की स्थापना की, जो एक बालक संरक्षण गृह का संचालन करता है, जिसमें लगभग 40 HIV पॉजिटिव अनाथों को आश्रय, भोजन, दवाइयां एवं शिक्षा प्रदान की जाती है। आपके प्रयासों से 3200 HIV पॉजिटिव लोग सकारात्मक रूप से प्रभावित हुए हैं। आपकी सराहनीय सेवा के लिए आपको ये पुरस्कार दिया जा रहा है। श्री महेश जाधव। ये था उनका छोटा सा इंट्रोडक्शन। और 21 साल की उम्र में आई थिंक उन्होंने अपना काम शुरू किया था, जब वो हॉस्पिटल में लोगों को फ्रूट्स देने गए थे और वहां से उन्होंने वो HIV पेशेंट्स के बच्चों को देखा और फिर उन्होंने अपनी जर्नी कैसे शुरू की। वेलकम महेश जी, हम बहुत 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 खुश हैं आज
आप जैसी पर्सनालिटी हमारे यहाँ पर आज है, और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। द फ्लोर इज योर्स। आप बताइए आपकी जर्नी के बारे में, एंड प्लीज आप लोग जो सुन रहे हैं आज, आप उनको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जो भी आपको उनके बारे में जानना है, आप उनके फाउंडेशन के बारे में पूछ सकते हैं उनसे। वेलकम मैम। नमस्ते सभी को, मेरे तरफ से नमस्कार। पहले तो मैं स्वाति मैडम और पूरे जो ऑर्गेनाइजर है उनको धन्यवाद कहता हूँ कि इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे मुझे आप लोगों ने इनवाइट किया। मैं ज़्यादातर यूथ के साथ कनेक्टेड हूँ, कॉलेज के बच्चों के साथ मैं काम करता हूँ, क्योंकि मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी मेरे खुद के कॉलेज से। मैं जब 21 साल का था और मैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग पढ़ाई कर रहा था, और उस टाइम में हमारी मुलाकात एक 4 साल के बच्चे के साथ हुई। वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट था, और जब पता चला कि उसको एड्स है, तो बहुत बुरा लगा, क्योंकि उस टाइम में हमारी जो नॉलेज थी एक लिमिटेड पर्सन को जितनी होती है उतनी ही थी। हम लोग सोचते थे कि ये एड्स जो इतनी बड़ी बीमारी है, ये अडल्ट में आता है, मीन्स बड़े लोगों में आता है अगर वो कुछ गलत काम करते हैं। इंडिया में आज भी HIV को एक्सेप्टेड डिसीज नहीं माना जाता है, क्योंकि सेक्सुअली कांटेक्ट से ही आता है बोल के लोगों में बहुत बड़ा बोलते हैं ना कि गलतफहमी है। और भी कुछ वेज है जिसकी वजह से HIV आता है, और ये पता होने के बाद हम लोग बहुत कम उम्र के थे उस टाइम में। हम लोग उस बच्चे के साथ इमोशनल अटैच थे। एक 4 साल के बच्चे को एड्स कैसे होता है, यही सोच के हम लोग 2-3 दिन घर में सोए नहीं थे उस टाइम में। और क्योंकि हमारा ग्रुप था 14-15 लोगों का, हम लोग मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थे। घर में ये बताया जाता था पहले से ही कि बड़ा बनो, लेकिन बनते बनते अपने आसपास के लोगों को भी सपोर्ट करना है। उनके लाइफ में भी अगर आपके तरफ से कुछ खुशियाँ मिलती है तो वही सबसे बड़ा सक्सेस है। तो मेरी माँ ने या मेरे घर में ये नहीं बताया कि तुम इतने बड़े बंगला बनाओ, तुम फॉरेन को जाओ, ऐसे सब कुछ भी नहीं बताते थे। लेकिन हमारे दिल में ये था कि अगर कुछ कमाएंगे तो कुछ पोर्शन हम लोग समाज के लिए मदद करेंगे। लेकिन इतनी जल्दी होगा हमारे लाइफ में, ये हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था, क्योंकि और इतनी बड़ी बीमारी के बारे में पता चला। फिर जहाँ से मैं ब्राउन एंड ब्रॉड हूँ, बेलगाम डिस्ट्रिक्ट, आपको सब पता रहेगा। ये बेलगाम कर्नाटका, महाराष्ट्र और गोवा के बॉर्डर में डिस्ट्रिक्ट है। हम लोग यहाँ पे कोल्हापुर के बहुत नज़दीक है और गोवा के भी नज़दीक है, और कर्नाटका में ये डिस्ट्रिक्ट है। जब हमको पता चला कि मीन्स हज़ारों लोग इन्फेक्टेड है यहाँ पे, और उस टाइम में 2008 में 3000 से ज़्यादा बच्चे HIV ग्रस्त सिर्फ हमारे ही शहर से थे। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि कुछ करना है तो फिर इन बच्चों के लिए हम लोग कुछ करेंगे। क्योंकि आपको सब पता है कि HIV को लेके स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन बहुत था, लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो सरकारी या कोई NGO भी आगे आके इन बच्चों को शेल्टर देने के लिए पॉसिबल ही नहीं था, कोई आगे नहीं आते थे। तो हम लोगों ने तय किया कि अगर इसके बाद कुछ करना है कि इन HIV पॉजिटिव बच्चों को हम लोग मदद करेंगे। तो हम लोग उस टाइम में कमाते नहीं थे, कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, और हमारे घर में जो पॉकेट मनी मिलता था वो हम लोग मंथली कलेक्ट करते थे, और एक बड़ा अमाउंट होता था, जैसे 1000 रुपये, 1200 रुपये। उस टाइम में वो बड़ा ही था। हम लोग 30-40 रुपये मीन्स मीन्स रिच हो गए। तो वो सब इकट्ठा करके हम लोग उन बच्चों को उनके एजुकेशन के लिए सपोर्ट करते थे। अगर उनको मेडिसिन लाने के लिए एक गांव से एक गांव नहीं आने के लिए होता था, बस चार्ज के लिए हम लोग पैसा देते थे। ऐसे कर करके हम लोग 2 साल उन बच्चों को मदद करते थे। तो फिर एक दिन जैसे मैंने बताया कि एक लड़का मुझे मिला था हॉस्पिटल में, उसका नाम रूपेश बोल के। तो वो 2 साल के बाद हमको वही हॉस्पिटल में मिला। उसकी माँ गुजर गई, पिताजी पहले ही गुजर गए थे।
फिर वो बच्चा ऑर्फन हो गया। फिर उसको देखभाल करने वाला कोई नहीं था। तो उसके साथ हम लोग हॉस्पिटल में उसको खाना देते थे, उसको कुछ लगा तो कपड़े लाके देते थे। तो एक दिन उसका कंडीशन बहुत खराब हो गया और एक दिन डॉक्टर फ़ोन करके बताया कि वो लड़का अभी बहुत दिन ज़िंदा नहीं रह पाएगा। तो हम लोग सब जो दोस्त थे, सब फ्रेंड्स भाग के हॉस्पिटल गए, उससे बात करने लगे। तो सच में उसका कंडीशन बहुत खराब था कि वो एक बूँद पानी भी उसके गले में नहीं जा रहा था। तो कैसे पता नहीं, लेकिन उस लड़के ने उठ के बोला कि भैया मैं आपके घर आना चाहता हूँ। तो मुझे कुछ उसको आंसर करने के लिए मिला ही नहीं, क्योंकि उसको कैसे घर घर लेके जाऊँ मैं? ना वो मेरा ब्लड रिलेटिव्स था, और वो एचआईवी बीमार लड़का था, वो घर में मेरा सब अरेंजमेंट होगा क्या नहीं? और घर में भी हमारे मैं पता नहीं था इस बीमारी के बारे में उतना। तो मैंने डॉक्टर को पूछा कि ये पॉसिबल है क्या? कि हम लोग इस बच्चे को लेके जा सकते हैं क्या 2 दिन? तो डॉक्टर ने बोला पॉसिबल नहीं है और उसका कंडीशन बहुत खराब है। तो मैंने नेक्स्ट डे फिर आके डॉक्टर से और रिक्वेस्ट किया कि डॉक्टर साहब वो तो अभी 2 दिन में आप बोल रहे हैं कि वो ज़िंदा नहीं रहेगा। अगर 2 दिन मेरे घर में आके अगर खुशी से रहेगा या 2 दिन यहाँ यहीं पे रहेगा तो मेरे लिए बहुत कुछ रहेगा उस बच्चे के लिए। तो डॉक्टर बहुत अच्छे थे, उन्होंने बोला ठीक है मैं अपने रिस्क पे उस बच्चे को आपके घर भेज देता हूँ। तो उस बच्चे को मैंने घर लेके आया 2010 में, और मेरा घर में 18 लोग रहते हैं, जॉइंट फैमिली थी। और उस बच्चे को देख के मेरे बड़े भाई बहुत गुस्सा हो गए हम्म, कि तुम क्या किए हो कि एचआईवी पॉजिटिव बच्चों को घर कैसे लेके आए? और हमारे घर में भी मेरे भाई के बच्चे थे, मेरे बहन के बच्चे थे, तो उनको डर था कि उस बच्चे की वजह से हमारे घर के बच्चों को भी हो जाएगा। लेकिन मेरी माँ बहुत सपोर्ट करती थी मुझे पहले से। हम्म, और मेरी माँ ने बिठा के मुझे पहले बात किया कि कैसे होता है, क्या है? तो मैंने माँ को बोला कि बच्चा में हमारे घर में 2 दिन रहने से हमको किसी को एड्स नहीं होगा। तो मेरी माँ ने इमीडिएटली एक्सेप्ट किया और मेरे भाई को मनाया और वो बच्चा मेरे घर में रहने लगा। और आप यकीन नहीं करोगे कि जिस बच्चे के गले में एक बूँद पानी नहीं जा रहा था, वो 2-3 दिन में मेरे घर का एक सदस्य बन गया। उठ के हम्म, चलने लगा, खाना खाने लगा, क्योंकि उसको एक घर मिल गया ना, बच्चे थे, सब प्यार करने लगे। तो फिर उसके बाद थोड़े दिन होने के बाद वो बच्चा नॉर्मल हो गया और मेरी माँ ने बोला कि इस बच्चे को अभी रखने का कोई जगह नहीं है बाहर, तो ऐसा करेंगे इस एक बच्चे को हम लोग अडॉप्ट करेंगे और आप उसका प्रोसीजर क्या है पता लगाओ, फिर ये बच्चा इधर ही रहेगा। देखिए मैं मानता हूँ कि जो भी मैं आज लाइफ में हूँ, पता नहीं कि ये काम मुझे कैसे करने का मौका मिला, लेकिन इतना तो है कि मुझे एक माँ मिली, जो हर कंडीशन में, हर सिचुएशन मेरे साथ रही। और जब मेरी माँ ने बोला कि उस बच्चे को अडॉप्ट करना है, तो फिर मैंने अपने डिपार्टमेंट जो वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट था, उधर गया और उनको पूछा कि इस बच्चे को लीगली अडॉप्ट कैसे किया जाता है? क्योंकि मैं तो अनमैरिड था और एज़ पर लीगल एक माँ-बाप चाहिए उस बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए। और ये पहला केस था कि एचआईवी पॉज़िटिव बच्चों को अडॉप्ट कोई ले रहा है। बहुत सालों पहले एक डॉक्टर फैमिली पुणे में एक बच्चे को अडॉप्ट किया था। वो केस छोड़ के किसी दूसरा केस नहीं आया था कि एचआईवी पॉज़िटिव बच्चों को अडॉप्ट ले रहे थे। तो हमारे पास प्रोसेस नहीं था। हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल के लो ऑफ़िशियल बोले कि हमको स्टेट को पूछना है डॉक्यूमेंटेशन के लिए, आप थोड़ा दिन रुको बोल के। तो मैं हफ्ते में 1 बार जाके उनको पूछता था और वापस आता था। तो उस दौरान उस टाइम में एक बार मैंने जब गवर्नमेंट ऑफ़िस में गया था, तो उस टाइम में एक टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्टर वहाँ पे एक दूसरी स्टोरी कवर करने के लिए आए थे और हम्म, उनको मेरे बारे में पता चला कि ये एक 21 साल का लड़का एक एचआईवी पॉज़िटिव बच्चों को अडॉप्ट करना चाहता है और अभी ऑलरेडी घर में रख के लिया है। और उसने पूरी जानकारी मेरे से ली और मुझे ना बताए नेक्स्ट डे पेपर में मेरी स्टोरी कर दी कि ओके, एक 21 साल का बच्चा एचआईवी पॉजिटिव बच्चे को संभाल रहा है घर में, मीन्स पॉजिटिव न्यूज़। उन्होंने मुझे रातों-रात हीरो बना दिया। तो उस स्टोरी का और एक फेस ऐसा हो गया कि जितने भी एचआईवी पॉजिटिव जो मेरे आजू-बाजू या दूसरे जगह पे रहते थे, जो ऑर्फन थे, उन वो सब बच्चे मेरे घर आना शुरू हो गए।
कि ये बच्चों को भी आप रख के लीजिए, इसके माँ बाप भी नहीं है। तो सबके स्टोरी बहुत क्रिटिकल थे, भयानक भी थे। और एक टाइम का खाना उन बच्चों को मिलना तो दूर दूर, वो बच्चा कब मर जाएगा, ऐसे उन लोगों के केयर टेकर का माइंडसेट था। और किसी भी बच्चे को मेरे घर से वापस भेजने के लिए मेरा मन ही नहीं हुआ। और 3-4 महीने में मेरे घर में 16 बच्चे हो गए। हम्म। और फिर मैंने डिसाइड किया कि हर बार हम लोग सोचते हैं कि अगर बोलते हैं ना कि भगत सिंह अगर पैदा होना है तो वो बाजू के घर में पैदा होना चाहिए, ऐसा हमारी माइंडसेट है। और हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि देश ने हमको क्या दिया है, लेकिन हम लोग कभी सोचते नहीं कि देश के लिए हम लोगों ने क्या किया है। तो उस टाइम में हम लोगों ने डिसाइड किया कि अभी हम लोगों को कुछ करना है। हम लोगों को एक ऑफिशियली एक ऑर्फनेज स्टार्ट करेंगे और वहाँ पे सिर्फ एचआईवी पॉजिटिव बच्चों को रखा जाएगा। वो इतना इजी नहीं था, क्योंकि जब एक बच्चा मेरे घर में रहने के लिए शुरू हो गया तो मेरे खुद के मामा, मेरी ग्रैंड मदर मेरे घर आना बंद हो गए थे, क्योंकि वो बच्चे हमारे घर में रहते हैं बोल के। तो बाहर का कम्युनिटी का तो माइंडसेट अलग ही था। तो 16 बच्चे होने के बाद मेरा घर छोटा होने लगा। फिर हम लोग रेंट से घर देखते थे कि यहीं पे भाड़े से घर मिलेगा और वहाँ पे हॉस्टल बोल के हम लोग बनाएंगे। तो घर भाड़े से है बोल के बोर्ड दिखता था, हाउस टू लेट बोल के। लेकिन जब पूछते थे कि हमको घर भाड़े से चाहिए, रेंट से चाहिए, तो वो पूछते थे कि किसके लिए चाहिए, तो हम बोलते थे हॉस्टल के लिए, बच्चे रहने वाले। तो बोलते थे कि ठीक है, जो भाड़ा है 8,000 है, लेकिन हॉस्टल के लिए हम लोग 12,000 रुपये देंगे। तो उसके लिए हम लोग हाँ बोलते थे। जब बात होती थी एचआईवी पॉजिटिव बच्चों के ऑर्फनेज की, तब वो मना करते थे। तो उनको लगता था कि वो बिल्डिंग को भी एड्स हो जाएगा बोल के। तो कहीं पे भी घर नहीं मिला हमको। तो 2 साल वो बच्चे मेरे खुद के घर में रहे। मेरी माँ खुद अपने हाथों से खाना बना के उन बच्चों को देती थी। मेरे खुद की बहन उन बच्चों को देखती थी 2 साल। फिर उसके बाद लकीली हमको 2 साल के बाद एक रेंटेड घर मिला। वहाँ पे इन बच्चों को हम लोगों ने शिफ्ट किया। और 2 साल में हमारे पास करीबन 55 बच्चे हो गए वहाँ पे। और सारे एचआईवी पॉजिटिव ऑर्फन बच्चे, मीन्स कोई उनके माँ बाप नहीं थे। और 2 BHK में हम लोग रहते थे, एक ही बाथरूम, एक ही टॉयलेट। तो उतने छोटी सी जगह पे इतने सारे बच्चों को लेके हम लोग रहते थे, क्योंकि हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं था हमारे पास। क्योंकि एक तो हमको अपना खुद का घर लेने के लिए उतना पैसा नहीं था। सेकंड, सरकारें जो थी या लोकल जो पॉलिटिशियन लोग थे, जो हमारे काम को देख के वो अप्रिशिएट करते थे और बोलते थे कि हम लोग आपको गवर्नमेंट से जगह दिलाएंगे। तो उनकी बात सुनते सुनते हमको 8 साल लगे। 8 साल तक हमको कोई घर नहीं मिला। और उस दौरान हमारे ऊपर बहुत से चैलेंजेस थे। हमारे बच्चों को सरकारी स्कूल में एडमिशन नहीं दिया जाता था, क्योंकि वो बच्चे एचआईवी पॉजिटिव है। हमको फाइट करना पड़ता था, क्योंकि कहीं पे लॉ पे लिखा नहीं है कि ये बच्चे अलग स्कूल में जाना चाहिए। ये बच्चे नॉर्मल बच्चों के साथ ही बैठ के सीखना चाहिए। लेकिन सिस्टम वो मानने के लिए तैयार नहीं था। अब सबको और एक बात सुन के हैरान हो जाओगे कि 14 साल में अगर मैंने किसी के साथ ज़्यादा झगड़ा किया है या फाइट किया है, वो सिर्फ एजुकेटेड लोगों के साथ ही किया है। जितने भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं, चाहे वो स्कूल से बच्चों को बाहर निकाला गया हो, या हमको घर मिला और वो बाजू के नेबर्स ने प्रॉब्लम किया हो, या कहीं पे भी कॉलेज में बच्चों को एडमिशन के लिए जाते थे, तो वो मैनेजमेंट हमको डिनाई करते थे उन बच्चों को वहाँ पे एडमिशन के लिए। फिर दोस्तों की वजह से ये फाउंडेशन स्टार्ट हुआ। और जब ऑर्फनेज करना शुरू हो गए, तो वो सारे दोस्त दूर हो गए, क्योंकि उनके घर में ये बताया जाता था कि तुम लोगों को भी एड्स हो जाएगा, तुम महेश के साथ मत लगो। और गांव के लोग ये बोलते थे कि महेश क्यों करता है ये काम, शायद महेश को एड्स हुआ होगा या उसके घर में किसी को एड्स है। तो ये सब नॉइस क्रिएट होता था। बहुत से लोग, तुम अच्छा काम कर रहे हो, हम भी तुम्हारे साथ है, इतना ही बोला तो हम लोग और भी बहुत आगे जाते थे। लेकिन वो नहीं मिला हमको कभी। जब रिकग्नाइजेशन मिलना शुरू हो गए, तब लोग आते जुड़ते गए कि हाँ, ये कुछ वहाँ पे कुछ काम हो रहा है।
हम लोग भी कुछ कंट्रीब्यूट किया जाए। तो ये सब बातें जब होती थी हमको समझ में नहीं आता था, क्योंकि हम लोग इतने एक्सपीरियंस्ड नहीं थे। हम लोग सिर्फ इमोशनल बातें सुनते थे। हम लोगों को एक्सपर्टाइज नहीं था, ना मेरे पास 30-40 साल का तजुर्बा था कि ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं लोग। तो हर एक जब चैलेंजेस आते थे तो हर एक दिन ऐसा भी होता था कि कहीं पाकिस्तान से मैं आतंकवादी के बच्चों को इधर आके उनको देखभाल कर रहा हूँ, लोग ऐसे देखते थे। और उसके दौरान मेरी हम लोग घर में 6 लोग थे, 4 भाई 2 बहन हमारी, और सबसे लास्ट में मैं था। तो मेरे पास बहुत टाइम था, क्योंकि घर का इमीडिएटली रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर नहीं था, क्योंकि मेरे बड़े भाई वगैरह थे। तो वो भी मुझे सपोर्ट करते थे कि महेश तुम ये सब सेटल कर लो, इनको एक घर अच्छा से बनाओ, तुम उनको स्कूल बनाओ। तो ये बातें मेरे घर से बहुत सपोर्ट मिलती थी। मेरी माँ भी हमेशा मुझे अप्रिशिएट करती थी। तो 8 साल उस भाड़े के घर में हम लोग थे, घर नहीं मिला। हर पॉलिटिशियन के घर जाते थे, गवर्नर के पास जाते थे। जब मुझे नेशनल अवार्ड अनाउंस हुआ 2017 में, मैं और एक बात उसमें ऐड करना चाहता हूँ कि मैं सबसे यंगेस्ट इंडियन हूँ जो नेशनल अवार्ड रिसीव किया हूँ, बहुत कम उम्र में। और ये अवार्ड कैसे मिलता है, किसने ये रिकमेंड करता है, कुछ भी पता नहीं था, हमको नॉलेज ही नहीं था। इतना ही पता था कि 60-70 के बाद ये अवार्ड मिलता है, जब हमारा उम्र उतना साल काम करने के बाद। और 2 दिन पहले मुझे ये पता चला कि मुझे नेशनल अवार्ड मिला है। तो मैं हैरान हो गया, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने मुझे फ़ोन किया कि आपको 13 तारीख को दिल्ली में रहना है। तो मैंने बोला कलेक्टर साहब को कि सर ये कैसे मिला? क्योंकि मैंने तो अभी काम शुरू करके 8-9 साल हो गया, और मेरे से अभी इतने ओल्ड लोग हैं जो 30-40 से काम कर रहे हैं साल से, उनको अवार्ड नहीं मिला और मुझे कैसे मिला? तो कलेक्टर साहब को भी पता नहीं था। वो बोले कि आपको सिर्फ जाना है, जो भी पूछना है आप दिल्ली में पूछो। तो उन्होंने मुझे फ्लाइट बुक किया, फिर मैं गोवा से दिल्ली गया। और जाने के बाद 1 दिन पहले वहाँ पे रिहर्सल होता है कि राष्ट्रपति के सामने हमको कैसे रहना चाहिए, ड्रेसिंग कैसे होना चाहिए। फिर चलने का जो आपने अभी वीडियो देखा, तो वो चलने का एक वे रहता है, तो उसी वे से हमको जाना पड़ता है। हम लोगों को खुद राष्ट्रपति से बात नहीं करना है, राष्ट्रपति जब बात करेंगे तभी आंसर करना है। तो वो रिहर्सल पहले 1 दिन किया जाता है। तो उस टाइम में फिर मैं चीफ सेक्रेटरी से मिला वहाँ पे, और चाय पीते-पीते मैंने सेक्रेटरी साहब से पूछा कि साहब मैं तो बहुत छोटा हूँ, और मुझे लगता है कि मैं वो अवार्ड लेने के लायक नहीं हूँ। प्लीज़ मुझे एक्सप्लेन करोगे कि मेरा सिलेक्शन कैसे हुआ है? तो सेक्रेटरी साहब ने बैठ के मुझे बताया कि हमारी जो अभी की गवर्नमेंट है, इन्होंने अभी एप्लीकेंट को कभी अवार्ड नहीं दिया है 20 साल। हम लोगों को राइट्स दिया गया था कि खुद जाओ, ग्राउंड पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करो और उनको अवार्ड दो। और उसमें तुम्हारा एक नाम आया, और तुमको इसीलिए हम लोग अवार्ड दे रहे हैं क्योंकि आपने इतने कम उम्र में, जहाँ पे सोचना तो दूर की दूर बात थी, आपने उससे बढ़ के एचआईवी पॉजिटिव बच्चों को काम करना शुरू किया। सेकंड, उन्होंने रीजन बताया कि हमारा इंडिया जो है वो यंग इंडिया है। 60 से 70 करोड़ जो हमारी पॉपुलेशन है वो यूथ है। हम लोग चाहते हैं कि अगर एक महेश को देंगे तो और 100 महेश पैदा होंगे, उनको मोटिवेशन मिलेगा। तो फिर वो सुनने के बाद मुझे अच्छा लगा। तो फिर मुझे लगा कि हाँ, मैं उस अवार्ड को ले सकता हूँ। और उन्होंने और एक उसमें ऐड किया कि आप बोल रहे हैं कि 60-70 के बाद तुमको अवार्ड मिलेगा तो अच्छा होगा। तो बताओ कि 60-70 के बाद तुमको मिलेगा तो तुमको तुम्हारे पास एनर्जी नहीं रहेगी। तो अभी तुम्हारे पास टाइम है, तुम जाओ यूथ को मोटिवेट करो। और भी ऐसे बहुत से लोगों को आप लीडरशिप के बारे में बताओ, ऐसे सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैसे खड़ा किया जाता है। तो फिर उस दिन वो अवार्ड लेके मैं वापस घर आया, पूरा माहौल चेंज था। जिन लोगों ने 8 साल हमको विरोध करते थे, रात को हमारे हॉस्टल पे पत्थर फेंका जाता था, क्योंकि ये हॉस्टल उस गाँव में नहीं रहना चाहिए। वही पत्थर फेंकने वाले हाथ हार लेके बस स्टैंड के ऊपर थे मेरा वेट करने के लिए। और उन सब लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया। फिर उन्होंने इवन माफ़ी भी माँगी कि हम लोगों ने ये सब किया। और उसके बाद फिर सब चेंज हो गया,
कि लोग बोलते हैं ना कि एक रिकॉग्नाइजेशन बहुत ज़रूरी होता है किसी को लाइफ में कुछ आगे लाने के लिए। तो उसके बाद हम लोगों ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उस दौरान और एक मेरे साथ इंसिडेंट हुआ कि मेरी बहन का और मेरी दोनों का शादी तय हो गया। मेरी बहन को एक लड़का मिला, फिर मुझे एक अरेंज मैरिज लड़की को ढूँढा गया और शादी तय हो गया, सब इन्विटेशन कार्ड सब बाँटा गया। और शादी के 4 दिन पहले उस लड़की के मामा को पता चला कि मैं महेश फाउंडेशन का फाउंडर हूँ और मैं एचआईवी पॉजिटिव बच्चों के लिए काम करता हूँ। और उन्होंने वो सुन के ही शादी तोड़ दिया, क्योंकि उनको डर था कि उनके लड़की को भी एचआईवी हो जाएगा बाद में, शादी के बाद। तो फिर वो शादी टूटा, मेरे बहन का इतना ही शादी हुआ और वो इधर ही क्लोज़ हो गया। फिर उसके बाद और एक बार मेरी माँ ने मेरा शादी करने की कोशिश किया, वो भी फेल हो गया। उनको तो मैंने अपना खुद का एचआईवी रिपोर्ट भी दे दिया, फिर भी वो एक्सेप्ट नहीं करते थे कि मुझे एचआईवी नहीं बोल के। तो ये सब जब हम लोग दूसरों के लिए काम करते हैं, समाज के लिए कुछ अच्छा करने के लिए सोचते हैं, तो ये सब आपको पर्सनल सैक्रिफाइस भी करना पड़ता है। अपनी खुशी को भी आपको लोगों के लिए देना पड़ता है। देखिए, आज मैं पेपर में पढ़ता हूँ कि छोटे-छोटे रीज़न के लिए हमारे आज के यूथ सुसाइड करते हैं। मेरे लाइफ में 100 से ज़्यादा रीज़न थे सुसाइड करने के लिए। फिर भी मैं आज इसी पैशन से, इसी खुशी से, इसी स्माइल से सबसे बात करता हूँ। कभी मुझे दुःख नहीं कि मेरी 2 शादी टूट गई। सबसे अच्छा और तब लगा मुझे, जब 8 साल सरकार ने जगह नहीं दिया, हम लोग बहुत प्रॉब्लम में थे। तो एक दिन मेरी माँ ने मुझे बताया कि तुमको तो जगह नहीं मिल रहा है, 55 बच्चे हैं, एक ही बाथरूम, एक ही टॉयलेट। आपको पता है कि 2 एक फैमिली 2 बच्चे रहने वाले घर में 55 बच्चे रहना क्या मतलब है? हमारे पास कुछ बच्चे टॉयलेट जाने के लिए भी शाम का शेड्यूल अलग था, सुबह जाने का शेड्यूल अलग था। इतने मुश्किल में बच्चों को हम लोगों ने रखा था। और ये सब प्रॉब्लम सरकार को भी पता थी और हमारे डिपार्टमेंट को भी पता थी, लेकिन कोई आके हमको मदद नहीं किया। फिर मेरी माँ ने बोला कि हमारा बहुत बड़ा घर था, मेरे पिताजी ने कंस्ट्रक्शन किया था उस गाँव में। तो मेरी माँ ने बोला कि देखो, तुमको तो जगह नहीं मिल रहा है, 8 साल से तुम कोशिश कर रहे हो। ऐसा करेंगे, हमारा ही खुद का घर हम लोग डोनेट करेंगे और हम लोग दूसरी जगह पे जाएँगे बोल के। तो उस टाइम में मुझे क्या आंसर करना पता नहीं चला, लेकिन मुझे उस 55 बच्चों की परवाह बहुत थी और मैंने उसको हाँ किया और 6 महीने लगा हमको उतना बड़ा घर गिराने के लिए। और वो गिरा के आज आप जो भी मैं अब जब जब बैठ के बात कर रहा हूँ, ये फाउंडेशन का ही ये है, प्रीमाइसेस है, वो मैं आज इन हज़ारों बच्चों को वहाँ पे शेल्टर मिला है। सब बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, रहते हैं और 6 साल से हम लोग रेंटेड घर में हैं। लेकिन कभी घर में किसी ने कभी डिस्कशन नहीं किया कि हम लोग रेंटेड घर में क्यों है बोल के। ये मेरे साथ हुआ और ये सब का इंस्पिरेशन मेरे लिए मेरी माँ थी, क्योंकि अगर मेरी माँ नहीं तो ये सब पॉसिबल ही नहीं था। और एज़ अ यूथ हम लोगों को कहा जाता है, स्कूल से ही कहा जाता है कि आज के बच्चे देश के लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता है कि वही लड़के अगर कुछ करते हैं तो वही समाज उनको रोकता है कि तुम बहुत बच्चे हो, तुम नहीं कर पाओगे बोल के। लेकिन मुझे प्राउड फील होता है कि जिस रूपेश को डॉक्टर ने बोला था कि वो 8 दिन में मर जाएगा, वो 14 साल से मेरे पास है। 2000 से ज़्यादा बच्चे मेरे पास आके गए, आज एक बच्चा भी डेथ नहीं हुआ है। और बहुत खुशी लगती है कि अ, ठीक है, मेरे लाइफ में मेरे बैंक में करोड़ों पैसा बैलेंस नहीं है, मेरा खुद का घर नहीं है, कार नहीं है, लेकिन मेरे पास इंसानियत और ये जो लोग हैं जिनके साथ मैं काम करता हूँ, वो बहुत बड़ा एसेट है मेरे लिए। और इस जर्नी को, इस मोमेंट से बहुत हज़ारों कॉलेज के बच्चे इंस्पायर हुए। वो सब यहाँ पे आते हैं, बच्चों को सिखाते हैं। कुछ लोग मेरा सोशल मीडिया हैंडल करते हैं, कुछ लोग वेबसाइट मैनेज करते हैं, कुछ लोग फंड रेज़िंग के लिए मदद करते हैं। कुछ लोग बच्चों के, कुछ तो वॉलंटियर ऐसे हैं तो सैटरडे संडे यहाँ पे आके खुद बच्चों के साथ रह के उनका केयर और सपोर्ट के लिए काम करते हैं। तो ये एक प्लेटफ़ॉर्म हम लोगों ने बनाया है। देखिए,
पैसा ही सबके लिए सोल्यूशन नहीं है। अगर सिर्फ पैसे ही रहते हैं तो ही मदद करते हैं दूसरों के लिए, ये गलत है। बहुत से ऐसे काम हैं जो हम लोग एज अ प्रोफेशनल कर सकते हैं। समझो कि अभी एक डॉक्टर आएगा मेरे पास, महेश तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लो 25,000 का मैं आपको चेक देता हूँ। तो मुझे 25,000 मैं नहीं लेता हूँ उसके साथ, मैं डॉक्टर साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ कि डॉक्टर साहब आप महीने में एक बार आके हमारे बच्चों को चेकअप करिए। तो वो सबसे बड़ा सपोर्ट रहेगा मेरे लिए, और वो डॉक्टर खुशी से एक्सेप्ट करेगा क्योंकि वो प्रोफेशनल डॉक्टर है, उसको भी खुशी होगी बच्चों से आके यहाँ पे मिलने के लिए। तो वैसे हम लोगों ने चार्टर्ड अकाउंटेंट को यहाँ पे ये किया है, डॉक्टर्स है, कितने लीगल एडवाइजर्स है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है, हमारा आर्किटेक्ट इतना सुंदर हमको आज बिल्डिंग बना के दिया। देखिए आज 6 साल के बाद कभी मुझे पॉलिटिशियन के साथ कभी बैठने का मौका मिलता है प्रोग्राम में, गेस्ट बोल के या कुछ स्पीकर बोल के बुलाते हैं मुझे, तो उसी पॉलिटिशियन से मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद बोलता हूँ कि साहब आपने हमको जगह नहीं दिया, अच्छा हुआ बोल के, क्योंकि आपने नहीं दिया इसीलिए हम लोग जिद से वो उतना बड़ा बिल्डिंग बांधने के लिए हमको मौका मिला। नहीं तो अभी भी आपका मान आप देते तो 40-60 में ही रहते थे हम लोग। और उसी एक बोलते हैं ना कि फोटो लगाने के लिए भी आपका परमिशन लेना पड़ता था हमको। तो अभी हम अपने घर में रहते हैं, अपने बच्चों के घर उनके लिए बनाया हुआ है, उनको कैसा चाहिए वैसा बनाया है। और देखिए एज अ सोशल एक्टिविस्ट और सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कभी कभी मुझे बुरा लगता, ऐसा भी बुरा लगता है कि हम लोग ही बच्चों को कंफर्ट जोन में लाते हैं, कि हम लोग लोगों को बताते हैं कि बच्चे अनाथ है, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, इमोशनल क्रिएट करते हैं। लेकिन हमारे पास ऐसा नहीं है। हम लोग सिर्फ 4 दीवार और अच्छा खाना इतना ही नहीं सोचा, हम लोगों ने उससे बढ़ के, अगर मेरे घर में मेरा बच्चा है और उसको एज अ फादर, एज अ मदर हम लोग सब राइट्स देते हैं। तो वही चीजें हम लोगों ने यहाँ पे महेश फाउंडेशन में बच्चों को दिया है। बेलगाम में सबसे अच्छा, सबसे क्वालिटी बेस्ड और स्किल बेस्ड स्कूल, नंबर 1 स्कूल हम लोगों ने बनाया 6 साल में बेलगाम में, जहाँ पे लाखों पैसे दिया तो भी ऐसा एजुकेशन नहीं मिलता है। आज हम लोग यहाँ पे हमारे बच्चों को दे रहे हैं और कहीं पे भी किसी के पास 1 रुपए नहीं लेते हैं। और सबसे अच्छी खुशी बात है कि उन HIV पॉजिटिव बच्चों के साथ 300 से ज्यादा कम्युनिटी के बच्चे बैठ के सीखते हैं, जो स्लम से आते हैं, जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर है, जो बेगिंग में इन्वॉल्व है। हम लोगों ने सिर्फ HIV पॉजिटिव बच्चों के लिए स्कूल नहीं बनाया क्योंकि वो फिर आइसोलेट हो जाएंगे ना, बाहर के दुनिया से उनका डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग आजू बाजू के स्लम के बच्चों को इकट्ठा करके हमारी व्हीकल्स है, स्कूल वैन्स है, वो जाके उनको लेके आके सुबह लेके फिर शाम को छोड़ के आते हैं। तो ये छोटे से कदम से स्टार्ट हुआ। बहुत से लोग बोलते हैं ना कि एक शाहरुख खान का फिल्म है ओम शांति ओम, आपने देखा होगा। उसमें शाहरुख साहब ने बोला है कि आप जब शिद्दत से किसी चीज को मानते हैं तो पूरी कायनात उसको एक करने के लिए लग जाता है। तो ऐसे ही हमारे भी केस में हुआ। हम लोग सिर्फ अच्छा करते गए और अच्छे लोग आके जुड़ते गए। और आज 14 साल के बाद मुझे खुशी होती है कि मेरे साथ 160 लोग फुल टाइम वर्कर है, जो टीचर्स है, केयर टेकर्स है, आउटरीच वर्कर्स है, और वो हर महीने 4,500 बच्चों तक अपना सर्विसेज पहुंचाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट किया है, उतने लोगों के घर को इनकम सोर्स भी बना के दिया है, और वो रोज 24 आवर्स उन बच्चों के लिए काम करते हैं। और हजारों वॉलंटियर्स है जो हर रोज यहाँ पे हमारे सेंटर में 30 से 40 वॉलंटियर्स फ्री में आके बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को आगे लाने के लिए काम करते हैं। और अच्छा लगता है कि मेरी जो जवानी थी, जो 21 साल से अभी मैं 36 का हूँ, एक अच्छे काम के लिए यूटिलाइजेशन हुई। मैंने उस जवानी को कहीं मिसयूज नहीं हुआ, क्योंकि मैं आज देखता हूँ यूथ को कि वो अपने लाइफ को कितना डिस्टर्ब करके लिया हुआ है। और जिस उम्र में उनको पढ़ाई करना चाहिए, जिस उम्र में उनको करियर के बारे में सोचना चाहिए, वो अफेयर, लव अफेयर, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, उसके वजह से वो अपना लाइफ स्पॉइल कर रहे हैं। और एक छोटी सी एक बात, जैसे एक लड़की ने एक लड़के को मना किया और उस लड़के ने उसको एक्सेप्ट नहीं हुआ उसको, और दूसरे दिन उसने सुसाइड किया। तो इतना इश्यूज आज हमारे समाज में हो रहा है।
तो मैं उन बच्चों के साथ बात करता हूँ, कॉलेजेस जाता हूँ, बताता हूँ मेरी स्टोरी कि देखिए एक महेश अगर कर सकता है तो और भी आप जैसे में और जैसे बहुत से लोग हैं जो समाज में छोटी छोटी समस्या लेके काम कर सकते हैं। तो ये मेरी स्टोरी है। और जाते जाते मैं बताता हूँ कि बाद में मेरी शादी हो गई, जो तीसरी शादी हो रही थी। तो 2016 में मेरी शादी हुई, मुझे अभी 3 साल का बच्चा है और मधु उसका नाम है। तो वो भी मेरे साथ यहाँ पे सोशल ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। मैं प्रोफेशनली सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मेरा एक छोटा सा पार्टनरशिप फर्म है जहाँ पे हम लोग कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो मैं शाम को यहाँ पे 1 से 2 घंटा भी स्पेंड करता हूँ। पहले मैं इनिशियली 6-7 इयर्स इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ टोटल डेडिकेटेड था, क्योंकि सब चीज़ें बन रही थी, हमको सब सेट करना था, एक प्रोसेस सेट करना था, ऑर्गेनाइज करना था। एक एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन एक कंपनी की तरह ही रहता है। तो वो सब सिस्टम बिल्ड करने के बाद फिर हमको लगा कि नेक्स्ट जनरेशन को ये ऑर्गेनाइजेशन लेके जाना है। तो अभी आके हम लोग गाइड करते हैं, कुछ रहा तो हम लोग कंट्रीब्यूट भी करते हैं। तो ये हमारी जर्नी थी। आपको कुछ पूछना है मुझसे तो मैं पूछ सकते हो। ऑफ कोर्स, या हाँ पंडित जी ने हैंड रेस किया हाँ, था। वासुदेव जी। हाँ जी महेश जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई थैंक दूंगा यू। मैं आपको। और आपको वाकई बधाई तो बहुत छोटा था, आपको सैल्यूट करना चाहेंगे हम लोग कि आप एब्सोल्युटली। इतना ग्रेट काम कर रहे हैं, इतना नोबल काम कर रहे हैं विदाउट एनी नमस्ते। एक्सपेक्टेशन एंड विदाउट एनी सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। तो आपको बहुत बहुत बधाई है, और आपके पूरी टीम को, खासकर आपकी मदर को, क्योंकि उस जनरेशन के होते हुए भी उन्होंने उस बच्चे को अपने घर में लाने दिया, ये बहुत बड़ी बात है। करेक्ट। क्योंकि बहुत सारे मिथ्स थी उस टाइम, आज तो काफी अवेयरनेस है 10-12 साल में इन बच्चों, लेकिन उस टाइम ये था कि बच्चे वो जो कोई भी अफेक्टेड पर्सन होता वो अनटचेबल हो जाता था कि ये। करेक्ट। तो सबसे पहले आपको और आपकी मदर को बहुत ज्यादा हम लोग एडोर करते हैं और उनको बधाई देते हैं कि उन्होंने इस तरह से आपको कोऑपरेट किया। मेरा एक क्वेश्चन ये है कि आप अभी जैसे बिना फंडिंग के कैसे कर रहे हैं, या कोई फंडिंग करना चाहे, या बच्चों के लिए आप जैसे मील्स वगैरह का प्रोग्राम रखते हैं, उसमें कुछ करना करेक्ट। चाहे, कोई कंट्रीब्यूट, तो क्या सिस्टम है उसका? आपकी वेबसाइट पे जाके देखना पड़ेगा, या कोई फोन नंबर है या या कुछ है? तो आप प्लीज बताएंगे जरा हमें। या या तो ये जैसे हम लोग हमारी जो जर्नी स्टार्ट हुई, तो हम लोग कॉलेज के स्टूडेंट थे जी और हम लोगों को सोशल मीडिया का बहुत बड़ा नॉलेज था। हम लोग फेसबुक यूज करते थे, हम लोग अलग अलग जो यूट्यूब था वो सब यूज करते थे। तो हम लोग बहुत छोटे थे, हम लोगों को इसको मूवमेंट को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना था। तो हम लोग एज अ स्टूडेंट हम लोग फेसबुक ग्रुप्स क्रिएट किया, हम लोगों ने फेसबुक अकाउंट क्रिएट किया और उसमें रोज डे टू डे हम लोग हमारी एक्टिविटीज पोस्ट करते थे और उसके वजह से दूसरे मोटिवेट होते थे। और उस दौरान हम लोगों ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया। देखिए इंडिया में अभी जैसे अब्रॉड में मैं दूसरे कंट्री में भी गया था बात करने के लिए, टेड टॉक के लिए भी गया था, यूएस गया था। तो वहाँ पे कल्चर कैसा है कि गिविंग कल्चर है, लोगों को वहाँ पे बिना रीजन देना रहता है। राइट। इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में गिविंग कल्चर नहीं है। हमारे यहाँ तो यहाँ दिखावा पे ज्यादा होता है, कुछ भी देंगे तो उसकी फोटो खिंचवाते हैं पहले उसमें। या ये बहुत तो दिखाने की बहुत ही खराब तो है। पता चला कि इंडिया में लोग दो ही जगह पे डोनेट करते हैं, मंदिर दो में। ऐसे इवेंट्स। दो दो सिचुएशन रहते हैं जहाँ पे वो आके आगे कुछ मदद करना चाहते हैं। तो एक है जब वो बहुत खुश होते हैं, तो वो इवेंट है, शायद वो बर्थडे हो, वेडिंग एनिवर्सरी हो, या उस उनके बच्चे का बर्थडे हो, या उनको प्रमोशन मिला हो। तो उस टाइम में वो सोचते हैं कि मैं कुछ अच्छा करूं। और दूसरा इवेंट है जब वो बहुत दुख में रहते हैं, वो शायद किसी को खो दिया है, उनके घर में किसी का डेथ हुआ है, या कुछ वो ऐसा सैड मोमेंट रहता है, वहां पे ही वो सोचते हैं कि मुझे कुछ करना है। तो राइट। हमको लगा कि क्यों ना हम लोग इस मोमेंट को, जैसे किसी का बर्थडे रहता है, तो हम लोगों ने फेसबुक में एक मोमेंट स्टार्ट किया कि हम लोग बर्थडे तो ऐसे वैसे सेलिब्रेट करते हैं, क्यों ना हम लोग एक दिन का खाना स्पॉन्सर करके इस तरह से क्यों सेलिब्रेट नहीं किया जाए। और हम लोगों ने वो मोमेंट स्टार्ट किया। तो किसी का बर्थडे रहता है तो हम लोग क्या करते थे, एज ए ग्रेजुएट बोल के हम लोग उनके नाम से उस टाइम में 1,000 रुपये हम लोग स्पॉन्सरशिप अमाउंट रखते थे। और 1,000 में हम लोग 30-40 लोगों का खाना वहाँ पे बनाते थे, उनको सिर्फ स्पॉन्सर करना था उस पैसे को। ओके। तो वो
एक जैसे अभी स्वाति मैडम ने स्पॉन्सर किया, तो उन्होंने करने के बाद वो अपने फेसबुक में या हम लोग उनको शेयर करते थे, तो उसको देख के आपको पता नहीं महेश फाउंडेशन, लेकिन स्वाति मैडम को पता है, तो आपको 50% कन्विंस हो गए कि अगर स्वाति मैडम ने किया होगा तो एक जेन्युइन ऑर्गेनाइजेशन ही रहेगा, तो मैं भी करूंगा। तो ऐसे आपने किया, आपके फ्रेंड्स को मोटिवेशन हुआ, तो ऐसे ऐसे होके वो हाँ ठीक है। या हम्म, चयन हो गया। और आज मुझे बहुत खुशी होती है कि हर रोज हमारे पास किसी ना किसी का बर्थडे रहता है, और वो अपने जन्मदिन के मौके पे साल में एक बार, देखिए हम लोग मानते नहीं कि लाखों से हजारों से करोड़ों से पैसा आएंगे ऑर्गेनाइजेशन चलेगा, ठीक है वो एक पार्ट है, लेकिन बूंद बूंद से नदी बनती है, ये भी सच है। और हम लोग बूंद बूंद पे यकीन करते हैं। और मेरा एक्सपीरियंस है कि करोड़ों रुपए रहते हैं लेकिन देने का मन नहीं रहता है, लेकिन 10,000 रुपए कमाने वाले को देने का मन बहुत रहता है। तो हम लोग वैसे लोगों से जुड़ते गए, और वो साल में एक बार हमारे साथ कंट्रीब्यूट करते हैं। ये कैसे चल रहा है पता नहीं, कहाँ से पैसे आता है, कितना आता है, इतना बड़ा बिल्डिंग बांध रहे हैं और एक बिल्डिंग बांध रहे हैं, हॉस्पिटल बांध रहे हैं, लेकिन लोग जुड़ते गए, फिर वो बनता गया। तो हमारा वेबसाइट है maheshfoundation.org, वहाँ पे सारी चीजें हैं, जो भी मैंने बात किया है, जो प्रोग्राम्स, हमारे 11 प्रोजेक्ट्स है, हम लोग एजुकेशन में है, हेल्थ में है, लाइवलीहुड में हम लोग काम करते हैं, तो आप हमसे जुड़ भी सकते हैं। वहाँ पे हमारा डोनेशन का पेज भी है, आप लोग कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, और वॉलंटरी भी हमारे साथ जुड़ सकते हो। वैसे सारे ऑप्शंस वहाँ पे हमारे वेबसाइट पे हैं। तो आपका ये जो फाउंडेशन का खाली वहाँ पर जो बेलगांव में ही है, किसी और सिटीज में भी है और स्टेट्स में भी है, इसके ब्रांचेस जो हैं? हमारे कर्नाटका में 4 डिस्ट्रिक्ट में हम लोग काम करते हैं। ओके। जैसे बेलगाम, बीजापुर, बागलकोट और बल्लारी बोल के 4 डिस्ट्रिक्ट है। और इस महीने से हम लोग कोल्हापुर, जो महाराष्ट्र का कोल्हापुर है, वहाँ पे भी हमारा एक ब्लड बैंक हो रहा है बच्चों के लिए, तो अभी 2 महीने में वो स्टार्ट हो जाएगा। तो धीरे धीरे जैसे लाइक माइंडेड लोग हमको मिलते हैं कि महेश तुम ऐसे इतना अच्छा काम उधर कर रहे हो, हम लोग चाहते हैं कि आप कोल्हापुर में भी आ जाओ या पुणे में आ जाओ, तो हम लोग वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। तो मुझे खुशी होगी, मैं हर जगह पे नहीं जा सकता, लेकिन मेरा जो एक्सपर्टाइज है, एक्सपीरियंस है, मैं उनको दे सकता हूँ। तो ऐसे कुछ लोग हैं आगे आते हैं, तो मैं उनको शेयर करता हूँ। ओके, बहुत अच्छी बात, महेश। बहुत अच्छी बात। ये महेश जी, आपसे पूछना था, ये जो हाँ। ये जो प्रॉब्लम है, ये क्यूरेबल है कैसे? जैसे डॉक्टर्स आते हैं, बच्चे ठीक हुए हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जैसे ये प्रॉब्लम रही है तो कैसा है कि अभी तक आप सबको पता है कि वर्ल्ड में HIV को क्योर करने के लिए वैक्सीन या मेडिसिन नहीं आया हुआ है, लेकिन मैनेज करने के लिए मेडिसिन है। जैसे हम डायबिटिक को मैनेज करते हैं, वैसे HIV को भी मैनेज कर सकते हैं। तो उसके लिए हर जो HIV पॉजिटिव पेशेंट बोलते हैं हम लोग, उसको हर 12 घंटे में एक बार मेडिसिन लेना पड़ता है, और वो मेडिसिन उनके शरीर में सिर्फ एनर्जी देने का काम करता है। जस्ट लाइक मोबाइल में बैटरी कैसे काम करता है, वैसे काम करता है। तो 12 घंटे के बाद मेडिसिन लेना ही है। अगर 1 घंटा भी लेट होता है तो फिर उनके शरीर के ऊपर असर होना शुरू होता है, वीकनेस आना शुरू होता है। ओके, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं? जैसे बच्चों को यदि मेडिसिन लेट हो जाता है या तो क्या प्रॉब्लम्स आती है बच्चों को? साइड इफेक्ट तो बहुत है मैडम, क्योंकि ये सब एलोपैथिक मेडिसिन होने की वजह से आपको पता है कि एक पेन किलर भी हमारे किडनी के ऊपर कितना इफेक्ट होता है। तो ये डेफिनेटली उनको इंटरनल बहुत सा साइड इफेक्ट होते रहता है, लेकिन कुछ बच्चों को एक्सटर्नल भी साइड इफेक्ट बहुत होते हैं। जैसे मेरे पास एक लड़का है, उसका नाम विनायक बोल के, तो उसको हमारे जो HIV ट्रीटमेंट की वजह से उसके आंख चले जाते हैं महीने में 4 दिन। ओके, आंख दिन नहीं दिखता है। हाँ, और एक बच्चे का पूरा स्किन ये हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। तो ऐसे इशू होते हैं मेडिसिन की वजह से। लेकिन आपको सबको पता होगा कि अभी HIV जो है, अभी जो हमारे पास बच्चे आते हैं वो मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिट होते हैं। बच्चों का कुछ उसमें दोष नहीं है। दोष नहीं रहता है।
लेकिन अभी मेडिसिन आया हुआ है, अगर माँ बाप दोनों भी HIV पॉजिटिव होते हैं तो अभी बच्चे को बचाया जा सकता है। 8-10 साल पहले वो मेडिसिन आया हुआ है, तो माँ पहले ही प्रेगनेंसी टेस्ट में HIV टेस्ट किया जाता है, तो वहाँ पे आइडेंटिफाई होने के बाद उसको वहाँ से ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है। फिर उस बच्चे को हम लोग नॉन HIV बोल के दुनिया में ला सकते हैं, लेकिन उसमें भी रिस्ट्रिक्शंस है, जैसे माँ खुद का दूध नहीं पिला सकती बच्चों को। फिर उसके बाद 18 महीने के बाद एक फाइनल टेस्ट हो जाता है, उस टेस्ट में तय हो जाता है कि उस बच्चे को HIV नहीं बोल के। तो मुझे खुशी होती है कि अभी 8-10 साल बाद हमारा हॉस्टल भी बंद हो जाएगा, क्योंकि नए बच्चे आना बंद हो जाएंगे। और यहाँ पे जो बच्चे हैं, जैसा अभी रूपेश मेरा अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, अभी उसको 17 साल है, तो अभी वो पढ़ाई करेगा, हायर एजुकेशन लेगा, अपना खुद के पैर पे रुकेगा, फिर उसका भी शादी होगा। लेकिन वो जो लड़की शादी करके लेने वाला है वो HIV पॉजिटिव होना चाहिए, और उन दोनों को जो बच्चे होंगे वो उनको HIV नहीं होगा अभी, क्योंकि अभी मैंने बताया कि मेडिसिन आया हुआ है, तो ये कैरी फॉरवर्ड नहीं है अभी बीमारी। ओके ओके। ये बहुत अच्छा बताया आपने, जो क्लैरिटी दिया कि अगला जनरेशन नंबर्स कम होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द मेडिसिन आने के कारण। करेक्ट। तो दुख का ये भी बात है, ये सब बातें सुन के हम लोग को भी चैन मिला कि चलो बच्चे सफर नहीं होंगे अभी इसके बाद। लेकिन अभी जो लेटेस्ट इंडिया का जो डेटा आया है, HIV का डेटा हर साल आता है, तो अभी जो न्यू इन्फेक्शन पाया जा रहा है वो यूथ में पाया जा रहा है। 63% इन्फेक्शन अभी कॉलेज के बच्चों में HIV स्प्रेड हो रहा है, क्योंकि आप सबको पता है कि आज का जो जनरेशन है कितना फास्ट है। और सेकेंड, हमारे फैमिली सिस्टम में सेक्स एजुकेशन के बारे में हम लोग बात नहीं करते इंडिया में। हमारे टीवी में कुछ कॉन्डोम का न्यूज या कुछ लगा तो हम लोग एज अ पेरेंट्स चैनल चेंज करते हैं, लेकिन बच्चों को वो एजुकेशन देने के लिए हम लोग इम्पोर्टेंट नहीं समझते। लेकिन आज पर मेरा स्टडी, हम लोग सर्वे करते हैं, हमारे ही बेलगाम की बात करता हूँ मैं, पुणे तो बहुत दूर की बात है। हमारे सिटी के बच्चे जो 8th स्टैंडर्ड में पढ़ाई कर रहे हैं, उनको पता है सेक्स बोले तो क्या है। आज उनके घर में नहीं बताया गया, लेकिन उनके हाथ में जो मोबाइल है, जो इंटरनेट है, उसके वजह से और उनके फ्रेंड्स की वजह से, और 10th स्टैंडर्ड के बच्चे सेक्स को फील भी करते हैं। तो सोचिए कि कितना रिस्क है आज हमारे बच्चों के साथ। कॉलेज के बच्चे को पता, आज के कॉलेज के बच्चों को ट्रेंड हुआ है कि मेरे कितने एक्सेस है मेरे कितने गर्लफ्रेंड है, मैंने इसको छोड़ा या आज उस लड़की के साथ हूँ। लेकिन हम सबको ये जान के बहुत दुख होता है कि वो सारे जो बच्चे हैं वो सेक्सुअली कांटेक्ट में रहते हैं, और कम उम्र में सेक्सुअली इंटरेस्ट बढ़ने की वजह से जब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से फुलफिलमेंट नहीं होता है, तो वही लड़का फीमेल सेक्स वर्कर के पास जाता है सेक्सुअली इंटरेस्ट के लिए, तो वहां से उस बच्चों को HIV स्प्रेड हो रहा है। ये सबसे दुख भरा बात है आज हमारे सोसाइटी में। तो इसके वजह से हमारे पास आज आप सबको बताने के लिए मुझे दुख होता है कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लड़के HIV पॉजिटिव होकर हमारे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, उनके फैमिलीज हमारे पास लेके आते हैं। तो देखिए जिस उम्र में उनको पढ़ाई करना चाहिए, अपना करियर बिल्ड करके लेना चाहिए, उस एज में उन्होंने गलत कदम उठा के फिर इतनी बड़ी बीमारी लेके अपना लाइफ को ही वो स्पाइल करके ले रहे। तो ये भी आज रियलिटी है आज हमारी इंडिया की, कि बच्चे इस तरह के भी स्प्रेड हो रहे हैं बोल के। मल्टीपल पार्टनर्स के कारण बहुत ज्यादा स्प्रेड होता है, एक से फिर दूसरे। वन ओके। अभी हम देखिए कि इसके ऊपर कंट्रोल नहीं है हमको। हम लोग किसी को सेक्स करने के लिए मना नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग ये कर सकते हैं कि किसी, अभी जैसे मेरी बहन का शादी हो रहा था और मैंने उन लोगों को पूछा कि आप अपने लड़के का HIV टेस्ट दे दो, हम अपनी बहन का HIV टेस्ट देंगे, क्योंकि शादी के पहले उस लड़के का किसके साथ कितना रिलेशन हुआ है हमको पता नहीं है। लेकिन हम लोग इतना तो कर सकते हैं, जैसे मैं फाइट कर रहा हूँ हमारे गवर्नमेंट के साथ और हमारे जुडिशियल के साथ कि मेक HIV टेस्ट मस्ट बिफोर मैरिज। इंडिया में कानून आना चाहिए, वो जन्म पत्री की जगह ये आना चाहिए। यस
सही बात। क्योंकि कुंडली देखते हैं हाँ, उस लड़के के साथ शादी करने की, उसके फ्रेंड्स के भी हैबिट्स देखते हैं। लेकिन हम लोगों का क्या है मोमेंट की दोनों का देखो। ऐसा नहीं कि आप लड़कों का इतना ही देखो, आप लड़की को भी देखो। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जितने भी लोग, जैसे अभी मेरे डिस्ट्रिक्ट में 42,000 लोग हैं HIV पॉजिटिव रजिस्टर्ड, तो 42,000 में 23,000 विडोज ही है सर, जिनकी शादी 2-3 साल होने के बाद वो विडोज हो गए और उनके पति HIV पॉजिटिव थे। तो बताइए कौन सा हिंदू समाज या कौन से रिलीजन्स उनको बचाया जा सकता है, कौन सा कुंडली उनको बचा रहा है? अगर वही लोग अगर एक HIV टेस्ट देखते थे तो कितनी जानें बचाए जा सकते थे हम लोग। राइट। एक क्वेश्चन है महेश जी, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। जैसे HIV की जो भी टेस्ट होता है उसमें, जैसे कोई पर्सन अगर इन्फेक्टेड है तो इन्फेक्शन होने के कितने दिनों बाद तक वो टेस्ट में मतलब छुपा रह सकता है? 6 कई महीने बार होता है, जैसे मान लो कई बार ऐसे या आज रिपोर्ट किसी के टेस्ट आज की आज नेगेटिव है, लेकिन कुछ एक हफ्ते बाद में वो बंदा पॉजिटिव निकलता है, तो उसका क्या? करेक्ट। तो हम लोग HIV को 6 महीने का विंडो पीरियड मानते हैं कि समझो किसी के साथ कांटेक्ट में आ जाते हैं हम लोग, जैसे अभी मैं हूँ, मैं किसी अननोन इंसान के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट में आ गया और मैं सस्पेक्ट हो गया, तो मैं 6 महीने तक मुझे HIV स्प्रेड हो सकता है अगर वो पार्टनर HIV पॉजिटिव है। और एक चीज है, जैसे मैं बच्चों के साथ काम करता हूँ, तो जब बिगिनिंग के टाइम में मुझे 2 बार HIV इन्फेक्ट हो गया कि बच्चों को जब इंजेक्शन कर रहे थे तो गलती से वो सिरिंज मुझे पिक हो गया। तो क्या हो गया कि फिर मुझे HIV हो गया, करेक्ट ना, कि वो भी HIV पॉजिटिव था। लेकिन उसके लिए एक प्रोविजन है, अगर समझो आप लोग एक्सपोज होते हैं, जैसे मैं एक्सपोज हो गया, तो 72 आवर्स में अगर मैं इमीडिएटली मेडिसिन लेता हूँ हॉस्पिटल में जाके, तो 1 महीने मेडिसिन के बाद वो HIV मर जाता है इनिशियल स्टेज पे। या तो कभी हम लोग ये भी करेक्ट। तो अगर आप एक्सपोज हुए हो तो ये जरूरी है कि आपको इमीडिएटली वो मेडिसिन लेना पड़ता है। अगर जैसे आपने कहा सेक्सुअल इंटरेक्शन के 6 महीने के अंदर वो चांसेस रहते हैं, सेक्सुअल इंटरेक्शन के अलावा और भी जो रीजंस, जैसे आपको सिरिंज है या ब्लड ट्रांसफ्यूजन है या और भी जो रीजंस होते हैं ना, तो उनमें कितना पीरियड के लिए होता है ये जो? This is same as 6 months? 6 months. या 6 मंथ रहता है। आपको सब पता है कि HIV सिर्फ 4 रीजन से इन्फेक्ट होता है। तो एक तो मदर टू चाइल्ड, अभी 99.9% कंट्रोल में आ गया है। सेकेंड मदर टू चाइल्ड, सॉरी अनटेस्टेड ब्लड। अभी आपको पहले आप सबको पता है कि जब ब्लड चाहिए तो डोनर और बेनिफिशियरी को एक बेड इधर सुलाते थे और वो डायरेक्ट डोनर का ब्लड बेनिफिशियरी में जाता था, तो ब्लड को टेस्ट किया नहीं जाता था, तो उसके वजह से जानबूझ के बहुत से लोग इन्फेक्ट हो गए। थर्ड जो रीजन है सिरिंज, पहले एक ही जो सिरिंज था वो सबको गर्म पानी में ये करके और एक को इंजेक्ट किया जाता था। अभी डिस्पोजेबल वैन आ गए। तो ये 3 जो वेज थे उससे 100% HIV को कंट्रोल किया गया है। जो 4th मेन रीजन है वो अनसेफ सेक्स बोलते हैं हम लोग, मीन सेक्सुअली कॉन्टैक्ट से आता है। 98% जितने जो लोग भी इन्फेक्टेड हुए हैं वो सारे सेक्सुअली कॉन्टैक्ट से ही हुए हैं। या महेश जी, महेश जी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशंस दूंगा, and your determination has been so strong that because of your self determination you have been able to overcome all the hurdles, जितने भी लाइफ का hurdles हैं, ये determination था इसलिए hurdle आपने पार कर दिया। तो I must really congratulate you. You have done a great job. अब now I just want to know one thing, कि all that you have said, जितना भी आपने अभी बताया, I think awareness is more important. ये आपने जो भी आपने बताया, जो 4 points 5 points अभी जो आपने बताया, I think awareness is more important. So do you conduct awareness session or do you give lectures on awareness session at different platforms? करते हैं सर। हमारा जो फाउंडेशन का मेन 4 जो ऑब्जेक्टिव है वो अवेयरनेस ही है। हम देखिए जो HIV इन्फेक्टेड है उनको तो हम लोग संभाल रहे हैं, लेकिन हमको ज्यादा
काळजी मीन्स ज्यादा चिंता उनकी है जो इन्फेक्टेड नहीं है, जिनको अवेयरनेस कम है। अभी आप सब मुझे पूछोगे कि महेश HIV किसको ज्यादा हो सकता है, ज्यादा टारगेटेड कौन है, चांसेस किसके ज्यादा है इन्फेक्टेड होने की, तो मैं आपको एक ही लाइन में आंसर देता हूँ कि जिनको HIV के बारे में कम जानकारी है, चाहे कोई भी हो, उनको HIV होने की चांसेस ज्यादा है। तो मेरा सबसे बड़ा हमारा सबसे बड़ा एग्रेसिव स्टेप है कि मैं कॉलेजेस जाता हूँ, मैं यहाँ पे भी बच्चों को बुलाता हूँ प्रेमाइसेस। मैं मेरा जो कॉलेज के बच्चे हैं उनको मैं जैसा भी कॉलेज के बच्चों के केसेस आते हैं ना मेरे पास, तो मैं लाइव एग्जांपल बताता हूँ उनको कि देखो इंजीनियरिंग का लड़का मेरे पास आया था, उनको इस तरह का HIV हुआ, तुमको भी हो सकता है, ठीक है? तुमको कैसे संभल के रहना है, अगर एक्सपोज भी होते हो तो क्या करना चाहिए, अगर HIV होता है तो कैसे जीना है आपको HIV को लेके। तो ये बहुत बड़ा टीम है हमारा, जैसे मैंने बताया 160-70 लोग हमारे पास है, तो उसमें हमारे 60 से 70 लोग सिर्फ आउटरीच वर्कर है, जिनका काम है कॉलेजेस जाना, स्कूल जाना, इंडस्ट्री पे जाना, जहाँ पे वर्क प्लेस ज्यादा है 20-30 लोगों का, जैसा आप जैसा एक प्लेटफॉर्म है, तो हम लोगों को खुशी होगी कि हम लोग आपके पास आके HIV के बारे में जानकारी दे, क्योंकि होने के बाद सर हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, होने के पहले ये सब कर सकते हैं कि हम लोग आपको अवेयरनेस कर सकते हैं। वही ये प्रिवेंशन। सब मैंने प्रिवेंशन या और हम ये जैसे जो भी 20 लोग हैं, हाँ सॉरी आप बोलिए। जो 14 साल में जितने भी प्रॉब्लम्स हम लोगों ने फेस किया या हमको आती है, उसका एक ही प्रॉब्लम है कि लैक ऑफ अवेयरनेस, लोगों में डर है। जब डर गया तो वही लोग हमको सबसे बड़े सपोर्टर बोल के आज हमारे पीछे तो खड़े इसके हुए हैं। मतलब ये हुआ कि स्कूल और कॉलेजेस में, ज्यादातर हाँ, स्कूल में, आई थिंक दिस अवेयरनेस सेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। होना वहां पे चाहिए सर। अगर हाँ, और मतलब इट इज नॉट ओनली टू रेस्ट्रिक्टिंग टू एक ही स्टेट में, अगर सारा करेक्ट, इंडिया में अगर ये चीज हो जाए, बहुत सारा अवेयरनेस काम हो प्रोग्राम रहा का है। सेशन, आई थिंक वो बहुत हद तक ये ठीक रहेगा। इफेक्टिव। हाँ, इट विल बी और इफेक्टिव। सबसे सर और एक इम्पोर्टेंट चीज है कि हम लोग घर में भी सेक्स एजुकेशन के बारे में बात करना चाहिए सर। तो अभी जैसे फॉरेन कंट्रीज में होता है, आप लोगों को पता है, लेकिन हम लोग इंडिया में भी वो काम शुरू होना चाहिए। हम लोग बच्चों को जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, बैड टच कौन सा है, गुड टच कौन सा है, हम किसके साथ रिलेशन में आना चाहिए, क्या क्या हमको प्रिकॉशंस लेना, ये सब होना बहुत जरूरी है सर। क्योंकि आजकल मैं बेंगलोर में भी जाता हूँ, बेंगलोर आपको पता है, मैं बहुत सा IT कंपनी के साथ एज अ मोटिवेशनल स्पीकर बोल के जाता हूँ। वहां पे भी लिव इन रिलेशन अभी सब स्प्रेड हो गया है, और शादी के पहले हम लोग रिलेशन में आ जाते हैं, पता नहीं रहता कि कौन उनका बिहेवियर कैसा था पहले। तो बहुत से हमारे HIV पेशेंट आज कॉर्पोरेट में भी है, IT प्रोफेशनल में भी है, और उन्होंने न जानने हुए उनके साथ रिलेशन में आ गए। तो मुझे लगता है कि स्कूल कॉलेज तो करेंगे काम, डिपेंड ऑन द उनके अथॉरिटी के ऊपर भी है, जो पढ़ाने वाला है वो कितने पैशन के साथ पढ़ाएगा वो भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमारे सिलेबस में है सेक्स एजुकेशन है, लेकिन जब लेसन आता है तो वो लेसन आगे जाता स्किप है, करते हैं, हाँ। मिस हो जाता है, स्किप हो यस, जाता है, या एक्चुअली होता भी है तो फिर कम नॉलेज मिल जाता है हमको। महेश जी, मैं ये आप आज यहाँ आए हैं, हम तो एजुकेटर्स हैं, हमें ये पहले से हम स्कूल में अगर बोलते हैं क्लास Correct. सेक्स एजुकेशन के लिए स्पेशल टाइम दे के उनको बात करना पड़ता है, गर्ल्स को अलग, बॉयज को अलग, अभी तक इतने सारे टैबूज है बात करने के। बट एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा था कि HIV अभी कम हो रहा है। आपके स्टैटिस्टिक्स ने तो मुझे एकदम हिला दिया कि मुझे लगा था दवाइयां आ गई है, सो इट इज ऑल अंडर कंट्रोल, पीपल आर अवेयर। बट Correct. आप बोल रहे हैं आपके छोटे से डिस्ट्रिक्ट में 42,000 पीपल आर अफेक्टेड। Correct. सो इंडिया में तो बहुत ज्यादा फैला हुआ है ये Yeah. चीज। ये मेरे को बहुत ज्यादा आज एक्चुअली में बहुत शॉकिंग लगा। या तो इंडिया में अभी जो लेटेस्ट नंबर है उसके हिसाब से 27 लाख लोग हैं HIV इन्फेक्टेड, और ये रजिस्टर्ड है। आप सबको पता है कि जिन लोगों के पास पैसा है और जो लोग चाहते हैं कि मेरा आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना हो, वो नंबर्स और अलग है। जो लोग रजिस्टर्ड हुए हैं, इसका मतलब वो आके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेडिसिन लेना चाहते हैं, तो वो रजिस्टर होते हैं। जिनके पास पैसा है वो जाके प्राइवेट हॉस्पिटल में मेडिकल में मेडिसिन लेते हैं। तो ये ऐसा नहीं कि गरीब लोगों में ही HIV है या गांव में ऐसा नहीं है।
बहुत से लोगों को, डॉक्टर भी है उनको भी HIV है, टीचर है उनको भी HIV है, होटल में खाना बनाते हैं उनको भी HIV है। तो ये सब लोग है, जनरल कम्युनिटी है जो इस बीमारी के साथ लड़ रहे हैं। एक चीज थी महेश जी, इसके क्या सिम्टम्स है, हाउ टू आइडेंटिफाई समवन दैट इज अफेक्टेड बिकॉज़ आप Correct. बिना एनालिसिस को क्या क्या कोई सिम्टम्स हैं किसी पर्सन इसके कुछ? या तो HIV के लिए देखिए वही बीमारियां है जो सिम्टम्स में आती है, जैसे उनको वायरल इन्फेक्शन हो, बुखार आना हो, अ, और इनको सबसे बड़ी बात है कि TB बहुत जल्दी अटैक होता है। तो टीबी टीबी Okay. हाँ पहले TB, लंग्स को इफेक्ट करता है। Tuberculosis. हाँ या तो वो आता है। इतना ही कि हमको जैसे भी फीवर आता है या हम लोगों को बुखार आता है तो हम लोग एंटीबायोटिक्स लेके 2-3 दिन में रिकवर होते हैं। तो HIV पेशेंट जो रहते हैं वो उनको टाइम लगता है, तो 8-10 दिन उनको रिकवरी का टाइम, क्योंकि रेजिस्टेंट पावर कम रहता है। देखिए ये सब माइंड गेम है। मैं बताता हूँ आपको एक एग्जांपल। मेरे पास एक पेशेंट आया था, उसका उम्र है 36 और उसको 22 एज में HIV है, ये उनके पिताजी को पता था और उसने पिताजी ने उसके बेटे को नहीं बताया कि तुमको HIV हुआ है बोल के, और वो आराम से खुश था, सब हो गया। और अभी 1 साल पहले उसको टाइफाइड हो गया। टाइफाइड होने के बाद डॉक्टर ने उसको HIV टेस्ट करवाया, वो कंपलसरी है। तो HIV टेस्ट करने के बाद उसको HIV बोल के पता चला। उसके पिताजी को पता नहीं था, वो जाके खुद ही पर्सनल टेस्ट किया और 3 महीने में उसका वेट 16 किलो कम हो गया और वो बेड रिडन ही हो गया। तो 14 साल से उसको HIV था, वो आराम से था। लेकिन जब पता चला, माइंड को पता चला कि मैं अभी मरने वाला हूँ, मुझे इतनी बड़ी बीमारी है, तो इमीडिएटली वो कोलैप्स हो गया। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि HIV से कोई नहीं मरता है, हम लोग मारते हैं, समाज मारता है। अभी मेरे घर में मेरे भाई को हो गया तो मैं घर छोड़ के जाता हूँ, मैं उससे बात नहीं करता हूँ। मेरे फ्रेंड्स को हो गया तो मैं उसका फ्रेंडशिप छोड़ देता हूँ। मेरे घर बाजू में किसी को HIV आइडेंटिफाई हो गया तो कल से मेरे बच्चों को वहां पे खेलना बंद कर देता हूँ। तो वो जो सिचुएशन क्रिएट होता है, एनवायरनमेंट क्रिएट होता है पेशेंट के पास, जैसे भी मेरे भाई को मैंने एक्सेप्ट करना बंद किया तो कैसे मानेगा वो, बताइए कि वो कोलैप्स हो जाएगा ना मेंटली। अच्छा, तो एक चीज और बीमारी का बताइए, सबसे बड़ा थे। एक चीज और बताइए, आपने अभी बोला था कि एलोपैथी मेडिसिन से साइड इफेक्ट्स बहुत है। नेचुरली एलोपैथी मेडिसिन से तो इवन अदरवाइज बहुत साइड इफेक्ट्स है। तो इसके ऊपर कोई होम्योपैथी आयुर्वेदिक कोई रिसर्च है क्या? मेडिसिन है सर, आयुर्वेदिक में भी है जो हमारे न्यूट्रिशन लेवल को बढ़ाती है, इम्यूनिटी को बढ़ाती है। एलोपैथिक में भी है और आयुर्वेदिक में भी है, होम्योपैथिक में भी है। लेकिन लेकिन कितना आज इफेक्टिव पर है? इफेक्टिव है कितना सर, है? अच्छा है सर। जैसे हम नॉर्मल एलोपैथिक मेडिसिन से भी जो मिलता है एनर्जी बच्चों को न्यूट्रिशन में, वो मिलता है। लेकिन आज पर हमारा जो नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारा ऑफिशियल बोर्ड है, उसके हिसाब से हमको वो मेडिसिन देने के लिए मना है कि हमको एलोपैथिक ही बच्चों को देना है। अगर समझो मुझे पर्सनल, मैं ट्रीटमेंट ले रहा हूँ तो मैं ले सकता हूँ। वेरी नाइस। ओके, एक चीज बहुत अच्छी कही थी कि जो हमारी सोसाइटी है, जो हम लोग जो डोनेट जो करते हैं या जो भी हेल्प करते हैं वो किसी पर्टिकुलर ओकेजन पे करते हैं, तो वी शुड बी गिव अस सम पार्ट ऑफ आवर कंट्रीब्यूशन शुड बी एवरी मंथ और एवरी ईयर, कुछ करना चाहिए, मंथली विलिंगली करना चाहिए डिफरेंट एनजीओज में। तो दैट्स शुड बी आवर हैबिट, डोनेटिंग शुड बी द हैबिट नाउ। महेश जी के फाउंडेशन को प्लीज maheshfoundation.org, put it on the group. हम लोग डाल देंगे ग्रुप में डाल देंगे हम लोग, and we will give all the details. So Mahesh ji, namaste, thank you very much for sparing your time with us this evening. And ye actually, I mean, it was an eye opener for both of us. And as Madhumita says that we are educators, आपका एड्रेस क्या है, आप किधर रहते हो, so at least then we can connect you to colleges, we can connect you to colleges, we've got friends in different colleges, तो at least आप उनको जाके यूथ, हम जितना मतलब हम आपको हेल्प कर सकते हैं कि आप यूथ अवेयरनेस आप ये बढ़ाइए
From my end, yes, I have lot of contacts here and there. मैं जरूर I will forward them in Mumbai. तो आप जरा आपके सब details दे दीजिए आप स्वाति जी को and put it on the group. Sure. And also we will wholeheartedly, we would like to contribute also in whatever way we can to your organization. But more than that, the thing is that I think awareness is more important. Correct. At least मतलब आगे generations को ऐसा ना हो, ये हमको अभी देखना है. So whatever way we can, we are ready to help you. We are there with you as educators and करेंगे. And thank you so much for having given us your precious time. And congratulations for all the work that you've been doing. आप जितना करते उतना कम ही है, because as you rightly said कि अभी youth में ये बढ़ रहा है. So but then still we pray to God that He gives you more courage and you go more ahead and you're blessed with superlative success कि आप और आगे बढ़िए और हम आपके साथ हैं. Thank you. Actually, you are following the footsteps of Swami Vivekananda, because his main mission and motto of Swami Vivekananda was service to mankind. If service to mankind is done in the most honest way, then you are doing a service to God in the process. जीव पूजा जो बोलते हैं, जीव हाँ, जीव पूजा is human service to human and service to the kind, you know. Yes. So thank you महेश जी. और as सागरिका जी ने बोला, हम लोग अगर आपके मिशन के लिए हम कहीं बात कर सकते हैं तो प्लीज हमें कनेक्ट करिए. हम लोग बहुत स्पीकर्स हैं, बहुत बातें करते हैं प्लेटफॉर्म्स पे. हमारे जो सीनियर सिटीजन है वो भी बहुत अच्छे स्पीकर्स हैं. वो अपने वहां पर बात करें, कहीं पर जहां भी हो सके हम एक फोरम में आपके फाउंडेशन के बारे में बात करें और अवेयरनेस लाए एंड स्पीक अबाउट सेक्सुअल promiscuity very openly is something which we have to do very openly. So thank you so much. Thank you. हम तो करते ही आए हैं. We've been doing it in our schools and even Madhumita, myself, we've done it in our schools. Good touch, bad touch, हम करते ही रहते हैं. With the community, with the society, we do it. But okay, Swati is unable to speak, but she's put in her messages. She says, feel privileged to know you, Mr. Mahesh, and your foundation. God bless you and your big family. She also adds ahead that you are giving us mind-boggling statistics with HIV cases, Mr. Mahesh. Don't have enough words to thank you. So thanks for joining us today. And Swati, thank you so much for bringing Mahesh ji to our lives. We have really blessed. Thank you, Swati. Thank you everyone. Everybody must stay safe, everyone stay safe and thank you. Communicate the little knowledge that you all have with others also. और कोई भी बेलगाम से गुजर रहा है तो प्लीज हमारे फाउंडेशन को विजिट करिए, बाय रोड या कहीं से भी. हम रिसेंटली मैसूर अभी जाके आए गांगुली जी, अभी हम आए. थैंक यू. गोवा बहुत नजदीक है हमारे से, 2 घंटे का रास्ता है. अगर गोवा घूमने आते हैं तो हमारे पास आ जाइए. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू. धीरूबेन जी आप कैसे हो? आपको पूछना मैं भूल गई. धीरूबेन जी आप अपनी तबीयत अभी थोड़ी अच्छी है ना? आप अच्छे लग रहे हो. आप बहुत सुंदर लग रहे हो. अभी थोड़ी हाँ, पर आप बहुत सुंदर लग रहे हो आज. थोड़ी क्या हुआ था आंटी? क्या हुआ था? ओके चलिए. हाँ चलिए. एवरीबॉडी टेक केयर. Stay safe. Thank you very much. Okay, bye bye. Bye. Thank you, Mahesh ji.